हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एलसीआर सर्किट। ठीक है, तो जो एलसीआर सर्किट था ना, उसमें बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है इन सीरीज एलसीआर। एलसीआर को हमने लगा रखा है सीरीज में। ठीक है, इंडक्टर, कैपेसिटर और जो रजिस्टर है ना, इनके लिए जो वोल्टेज है ना, उसकी वैल्यू है 20 वोल्ट और 40 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इसका मतलब इंडक्टर जो है उसके लिए वोल्टेज कितना होगा 20 वोल्ट, कैपेसिटर के लिए कितना होगा 20 वोल्ट और रजिस्टर के लिए कितना होगा 40 वोल्ट। ठीक है, कैलकुलेट द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट, ऑल्सो कैलकुलेट द नेट ईएमएफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, हमको क्या निकालना है, सबसे पहले फेज डिफरेंस निकालना है। ठीक है, उसके बाद हमें करंट की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद नेट ईएमएफ निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, अगर हमें फेज डिफरेंस निकालना होगा तो फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं, 10 से निकालते हैं। 10 इक्वल्स टू ई एल माइनस ई सी डिवाइड में क्या होता है, ए आर होता है। ठीक है, या वी एल माइनस वी सी डिवाइड में वी आर। ठीक है, वी एल की वैल्यू कितनी है 20, वी सी की वैल्यू कितनी 20 और डिवाइड में कितना आ जाएगा 40। ठीक है, 20 माइनस 20 कितना होगा 0, 0/40 यानी कि 10 कितना आ गया 0। ठीक है, 10 की वैल्यू 0 ना 0 पे ही होती है। ठीक है, इसका मतलब 5 की वैल्यू कितनी होगी 0। ठीक है, 10 0 जो होता है ना, वो 0 के इक्वल होता है। ठीक है, इसका मतलब 5 कितना आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद देखना, अगर हमें एक नेट ईएमएफ कैलकुलेट करना होगा। नेट ईएमएफ बोलने का मतलब ये कि इन तीनों का अगर हमने वहाँ पे लगा रखा है, सीरीज में लगा रखा है, तो तीनों की वजह से जो नेट ईएमएफ बनेगा ना, वो निकालना है। उसकी डायरेक्शन तो हमको पता चल गई ये रही। ठीक है, अब उसकी नेट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, वी इक्वल्स टू रूट वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। ठीक है, वी आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये वी आर स्क्वायर है। ठीक है, तो वी एल वी सी दोनों 20 है, 20 माइनस 20 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब 40 का स्क्वायर होगा रूट के अंदर, रूट से स्क्वायर कैंसिल। इसका मतलब जो नेट वोल्टेज होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी 40 वोल्ट। ठीक है, तो वी नेट कितना आएगा 40 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है द कैपेसिटर एंड अ रजिस्टर आर कनेक्टेड इन द सीरीज। ठीक है, जो कैपेसिटर रजिस्टर है सिर्फ इन दोनों को कनेक्ट कर रखा है, आपकी बार इंडक्टर नहीं है। ठीक है, जैसे कि ये कैपेसिटर है, रजिस्टर है, सिर्फ इन दोनों को कनेक्ट कर रखा है एसी सोर्स के साथ। ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद वो बोल रहे हैं कि इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर एंड रजिस्टर आर 120 वोल्ट एंड 90 वोल्ट। जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के लिए जो वोल्टेज है वो कितना है 120 वोल्ट। ठीक है, और रजिस्टर के लिए कितना 90 वोल्ट है। ठीक है, जो आरएमएस वैल्यू है करंट की वो कितनी है 3 एम्पियर है। ठीक है, इसका मतलब आई आरएमएस की वैल्यू कितनी है 3 एम्पियर है। ठीक है, सबसे पहले तो हमको इम्पिडेंस निकालना है। यहाँ पे इम्पिडेंस का मतलब क्या होता है, जेड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जेड का मतलब क्या होता है, टोटल रजिस्टेंस। ठीक है, तो जो टोटल रेजिस्टेंस होता है ना जेड, वो किसके इक्वल होता है, टोटल वोल्टेज या टोटल पोटेंशियल डिवाइड में क्या होता है टोटल करंट। ठीक है, V इक्वल्स टू क्या होता है आई आर होता है ना, V इक्वल्स टू क्या होगा आई आर। ठीक है, आर की जगह में हम लोग जेड लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इम्पिडेंस की बात हो रही है। यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस होगा आई इंटू जेड। ठीक है, हमें जेड की वैल्यू निकालनी तो आई को डिवाइड में ले जाना पड़ेगा ना। तो जो टोटल वोल्टेज होगा या टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर होता है ना। वी नेट की वैल्यू यही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना वी एल तो है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा वी सी का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर, और वी सी और वी आर दोनों की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, तो उनको वैल्यू पुट करने के बाद जो जेड होगा वो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √22500 रूट के अंदर डिवाइड में कितना आएगा 3। 3 क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि जो करंट है उसकी वैल्यू कितनी है 3 है। ठीक है, उसके बाद जो इम्पिडेंस जेड है उसकी वैल्यू कितनी आएगी 150 डिवाइड में कितना आएगा 3। इसका मतलब जो इम्पिडेंस जेड है वो कितना होगा 50 ओम का होगा। ठीक है, तो जेड की वैल्यू तो यहाँ पे निकल गई। उसके बाद क्या निकालना था यहाँ पे, तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है cos फाई होता है। ठीक है, cos फाई का फॉर्मूला क्या होता है R/Z। ठीक है, जो cos फाई होता है ना उसका फॉर्मूला होता है R/Z। ठीक है, तो जो R होगा ना, यानी कि जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखना, जो पावर फैक्टर होता है ना, ठीक है, तो पावर फैक्टर को हम लोग लिखते हैं cos फाई से। ठीक है, तो जो cos फाई का फॉर्मूला होता है वो होता है R/Z। ठीक है, जेड की वैल्यू तो हमको पता है, जेड की वैल्यू कितनी निकाली अभी हम लोगों ने 50 निकाली। ठीक है, और R इधर आ जाएगा। R यानी कि यहाँ पे अब हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे हमने कैपेसिटर अटैच कर रखा था, ये रेजिस्टेंस अटैच कर रखा था। ठीक है, और इसको AC सोर्स से कनेक्ट कर रखा था। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस है ना, इसमें कितना वोल्टेज था 90 वोल्ट। ठीक है, और कैपेसिटर में कितना था 120 वोल्ट था। ठीक है, हमें तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है ना, तो इसके लिए वोल्टेज कितना होगा 90 वोल्ट। ठीक है, और करंट की वैल्यू तो सेम होगी क्योंकि ये क्या है सीरीज सर्किट है। ठीक है, तो करंट की वैल्यू कितनी है 3 एम्पियर है। ठीक है, तो ओम्स लॉ से हम लोग क्या निकालेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, आर क्या होता है V/I।
ठीक है। V कितना 90, I की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। तो 3 से कैंसिल होगा, इसका मतलब R कितना आ जाएगा 30 ओम, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो R है ना, इसकी जगह में कितना रखेंगे 30 और डिवाइड में कितना आ जाएगा 50, तो इसका मतलब आंसर कितना आएगा 0.6, ठीक है। तो इसका मतलब जो cos फाई होगा ना, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.6 आ जाएगी, ठीक है। तो जो cos फाई हो जाएगा वो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, R की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पे 30, R की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पे 30, और जो Z है ना इम्पिडेंस, उसकी वैल्यू कितनी है 50, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3/5, और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0.6 आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है व्हेन एन अल्टरनेट वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस अ सर्किट एक्स, ठीक है। हमको नहीं पता है, कोई एक डिवाइस है एक्स, ठीक है। उस डिवाइस में हम अल्टरनेट जो करंट है, अल्टरनेट वोल्टेज है, उसको अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। करंट की वैल्यू इसमें 0.5 एम्पियर है, ठीक है। फ्लोज थ्रू द सर्किट एंड is in phase with the applied voltage, ठीक है। when same voltage is applied across another device y, the same current gain flows through a circuit but it leads applied voltage by pi/2, ठीक है। ध्यान से देखना क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में, वो ये बोल रहे हैं कि ना यहाँ पे एक डिवाइस था x, ठीक है, मतलब ऑल्टरनेट वोल्टेज से अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ऑल्टरनेट वोल्टेज से किसी एक x डिवाइस को अप्लाई करने के बाद उसमें 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो करता है, ठीक है। और उन्होंने बोला एक फेज़ के बारे में बात की यहाँ पे, कि जो फेज़ है ना करंट का, ठीक है, वो जो करंट का फेज़ है विद द अप्लाइड वोल्टेज व्हेन सेम वोल्टेज, ठीक है। वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो एक्स डिवाइस है इसको जब हमने ऑल्टरनेट वोल्टेज के साथ अप्लाई किया, मतलब लगा रखा था इसको ऑल्टरनेट वोल्टेज के साथ, तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा था 0.5 एम्पियर का, वो वोल्टेज के ही साथ था, मतलब फेज डिफरेंस 0 था, ठीक है। उसका जो फेज था वो किसके साथ था, अप्लाइड वोल्टेज के साथ था, ठीक है। अब पहले तो हमको ये बताना पड़ेगा कि एक्स क्या चीज़ है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, एक था रेजिस्टेंस, एक था कैपेसिटर, एक था इंडक्टर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो होता है उसकी जो करंट की डायरेक्शन होती है, वोल्टेज की डायरेक्शन होती है, दोनों की सेम होती है, इसका मतलब फेज डिफरेंस 0 होता है दोनों के लिए, ठीक है। और उसके बाद जो इंडक्टर था, तो इंडक्टर के लिए जो करंट था ना वो पीछे जा रहा था, ठीक है। जो वोल्टेज था वो आगे था, करंट पीछे था ना, ठीक है। और कैपेसिटर के लिए करंट आगे था और वोल्टेज पीछे था, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना, एक्स और वाई हमको बताना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इनको, ठीक है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद व्हेन सेम वोल्टेज, यही वोल्टेज अगर हम कोई दूसरे डिवाइस वाई के साथ अटैच करेंगे, करंट तो वही फ्लो करेगा, लेकिन वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो यहाँ पे करंट होगा इट लीड्स अप्लाइड वोल्टेज बाय pi/2, ठीक है। मतलब जो करंट होगा ना वो आगे जा रहा है, किससे, वोल्टेज से, कितना, pi/2 आगे जा रहा है, ठीक है। तो जब करंट लीड करता है, करंट आगे जाता है वोल्टेज से, ठीक है, वो भी pi/2, ठीक है। तो उस टाइम पे वो डिवाइस क्या होता है, या तो कैपेसिटर हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है। अगर करंट आगे होगा तो क्या होगा, कैपेसिटर, करंट पीछे होगा यानी कि लैग करेगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, वो इंडक्टर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कैपेसिटर है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले वो ये बोल रहे हैं कैलकुलेट द नेम ऑफ डिवाइस एक्स एंड वाई। देखो हमको पता है एक्स क्या है, रजिस्टर है, और जो वाई है वो क्या होगा, कैपेसिटर होगा, ठीक है। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट अक्रॉस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। व्हेन सेम वोल्टेज इज अप्लाइड, वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। दोनों में कितना वोल्टेज अप्लाई, दोनों में कितना वोल्टेज है, 220 वोल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना इम्पीडेंस की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी हमको, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट होगा, करंट क्योंकि सीरीज सर्किट है तो करंट की वैल्यू तो 0.5 है यहाँ पे, ठीक है। तो जो जेड होगा ना, जेड की वैल्यू कितनी होगी, रूट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे ना सिर्फ इन दोनों का कनेक्शन कर रखा है, रजिस्टर कैपेसिटर का, इसका मतलब इंडक्टर नहीं है, तो एक्सएल को हम लोग 0 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब जो जेड होगा ना उसकी वैल्यू कितनी होगी, रूट एक्सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखना ये वाली वैल्यू कैसे आई, यहाँ पे इसको देखना ध्यान से। तो जो ये 440 होगा ये कैसे आएगा, यहाँ पे देखो हमको ना इनके रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दे रखी दोनों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखना इनको कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है। ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर होता है, हमें तो दोनों के रेजिस्टेंस निकालने ना, तो R क्या होता है, V/I, ठीक है। तो यहाँ पे देखना अगर हम XC की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो R क्या होता है, V/I ना, वोल्टेज क्या है 220 है, करंट की वैल्यू कितनी है 0.5 है, ठीक है। अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 440 ओम आएगा, ठीक है। और दोनों के लिए जो रेजिस्टेंस होगा सेम होगा, क्योंकि जो वोल्टेज होगा वो भी सेम है और जो करंट फ्लो कर रहा है दोनों में वो भी सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो XC होगा उसकी वैल्यू 440 है, ठीक है। R की वैल्यू भी कितनी है, 440 है, ठीक है। देखो इसका भी स्क्वायर है प्लस इसका भी स्क्वायर है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको रूट के अंदर 440 का स्क्वायर इंटू 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखना 440 का क्योंकि स्क्वायर है तो ये तो रूट के बाहर आ सकता है ना, तो यहाँ पे क्या होगा 440 और रूट के अंदर क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, ठीक है। तो
तो इसका मतलब ये आंसर आएगा, जेड की वैल्यू आएगी, इम्पिडेंस की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में तो ये था ना कि हमें करंट की वैल्यू निकालनी है, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, V/R होता है, क्योंकि देखो ये टोटल वोल्टेज कितना होगा, 220 होगा, ठीक है। और जो यहाँ पे हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है, यानी कि जो इम्पिडेंस की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 440√2 आई है, ठीक है। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2√2, ठीक है, एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। अगर √2 की वैल्यू हम पुट करेंगे 1.44, ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.35 एम्पियर आ जाएगी, ठीक है। ये जो करंट है ना, ये करंट हमने किसी एक के लिए निकाला, अगर हमने दोनों को कनेक्ट कर रखा है ना, ठीक है, तो उस टाइम पे एक में कितना करंट फ्लो करेगा, तो 220 क्या हो जाएगा यहाँ पे, वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी, जो एक में वोल्टेज था वो 220 वोल्टेज था ना, ठीक है, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, 440√2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो करंट की वैल्यू 0.35 एम्पियर आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर मीन्स सी की वैल्यू निकालनी है, दैट वुड हैव अ रेजिस्टेंस ऑफ 1000 ओम व्हेन यूज्ड विद AC सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 5/π किलो हर्ट्स, ठीक है। तो ध्यान से देखना, क्वेश्चन में जो जो वैल्यू दे रखी है ना, पहले उसको नोट करेंगे, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं यहाँ पे एक कैपेसिटर है, ठीक है, उसके लिए रेजिस्टेंस इतना है, तो कैपेसिटर के रेजिस्टेंस को हम किससे लिखते हैं, XC से लिखते हैं, जाई सी से लिखते हैं। तो जाई सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1000 दे रखी है, ठीक है, 1000 ओम, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 5000/π हर्ट्स, ठीक है, क्योंकि किलो हर्ट्स था ना, किलो को अगर हम हर्ट्स में चेंज करें तो किलो की जगह में 1000 लिख देंगे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ये आ गई यहाँ पे, ठीक है, 5000/π, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, उसके बाद XC जो होगा ना, XC का फॉर्मूला क्या होता है, 1/ωc होता है ना। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2πf लिख सकते हैं, f मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और ये किसके इक्वल है यहाँ पे, 1000 के इक्वल है, ठीक है। 1000 मतलब XC था ना यहाँ पे, ठीक है। अब देखना यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है ना वो गिवन थी क्वेश्चन में, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी थी, 5000/π थी, तो 5000 यहाँ पे आ जाएगा, पाई ऊपर चले जाएगा मल्टीप्लाई में, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 1000 इक्वल आ जाएगा 1/2c 5000। हमें तो c की वैल्यू निकालनी है, c को इधर लेके जाएंगे, 1000 को डिवाइड में ला जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब जो c है ना उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10⁻⁻7। तो सेम ऐसे ये वाला क्वेश्चन भी, फाइंड द इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर। इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर का मतलब क्या होता है, हमें एल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। फाइंड द इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर दैट वुड हैव अ रिएक्टेंस दे रखा 50 ओम का व्हेन यूज्ड विद द AC सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रही है। तो एक्सएल क्या है, 50 ओम का, एक्सएल को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा एल लिख सकते हैं, वहाँ पे क्या था 1/ωc था ना, एक्सएल को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा एल लिख सकते हैं, ठीक है। तो 50 किसके इक्वल होगा, 2πfl, क्योंकि ओमेगा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2πf लिख सकते हैं ना। एफ मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रही है यहाँ पे, 5/π किलो हर्ट्स, ठीक है। किलो को अगर फिर चेंज करेंगे तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जो होगा ना इसकी जगह में हम लोग क्या वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, 5000, और पाई किधर चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब जो एल होगा ना इसकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, 2/1000 हेनरी, ठीक है। इसका मतलब जो एल होगा ना, अगर 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0.002 हेनरी, ठीक है। तो ये एल की वैल्यू आ जाएगी। या एक और चीज़ लिख सकते हैं हम लोग इसको, एल इक्वल्स टू 2 × 10⁻³ हेनरी, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट है एन इंडक्टर 200 मिली हेनरी। इंडक्टर के लिए यहाँ पे क्या दे रखा है हमको, एल की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अब कैपेसिटर सी दे रखा है, कैपेसिटर के लिए वैल्यू दे रखी है सी, एंड द जो रेजिस्टेंस है ऑफ 10 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। इन तीनों को हमने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। एल की वैल्यू दे रखी है, सी के लिए सी दे रखा है, रेजिस्टेंस के लिए 10 ओम दे रखा है, ठीक है। विद 100 वोल्ट 50 पर सेकेंड, ठीक है, मतलब ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, ठीक है। जो ये होता है ना पर सेकेंड जो यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की होती है, ठीक है। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी हमको दे रखी है, वोल्टेज की वैल्यू हमको दे रखी है AC सोर्स से, ठीक है। इफ़ करंट एंड वोल्टेज आर इन फेस विद ईच अदर कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। मतलब कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का मतलब सी की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे हम लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान से देखना, मिली हेनरी दे रखा है ना एल की वैल्यू, ठीक है। तो 200 इंटू मिली की जगह में 10⁻³ लिखा जाता है, ठीक है। तो इन 2 जीरो से इसके 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। इसका मतलब 2 × 10⁻⁻1 हेनरी, इसका मतलब एल की वैल्यू 0.2 हेनरी आ जाएगी, ठीक है। रेजिस्टेंस ये दे रखा, वोल्टेज ये दे रखा, फ्रीक्वेंसी ये दे रखी है हम लोगों को, ठीक है।
तो एफ की वैल्यू कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होती है ना वो इक्वल होती है 1/2 पाई रूट के अंदर एल सी। ठीक है, देखो ये वाली तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है ना, ये तो हर बार नहीं होती, तो यहाँ पे कैसे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आई, ध्यान से देखना, पहले क्वेश्चन को देखना। वो ये बोल रहे हैं इफ़ करंट एंड वोल्टेज आर इन फेस विथ ईच अदर, अगर करंट और वोल्टेज एक दूसरे, इन तीनों को कनेक्ट करने के बावजूद अगर वहाँ पे करंट और वोल्टेज सेम फेस में आ रहे, इसका मतलब जो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कैसी होगी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कब आती है, जहाँ पे ना करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है और जो रेजिस्टेंस होता है वो मिनिमम होता है। ठीक है, याद है वाला फॉर्मूला, जेड इक्वल्स टू क्या होता है यहाँ पे, रूट के अंदर एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है यहाँ पे आर स्क्वायर होता है। ठीक है, जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे तब वहाँ पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है। अगर वहाँ पे रेजिस्टेंस सबसे कम होगा तभी तो करंट की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी ना। ठीक है, रेजिस्टेंस मिनिमम होगा तभी तो करंट मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ये दोनों अगर एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे तो उस टाइम पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आती है। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो उस टाइम पे जो करंट होगा ना, वोल्टेज होगा, दोनों सेम फेज में होंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये वाली फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाया। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो एफ स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/2 पाई का होल स्क्वायर, और रूट हट जाएगा ना स्क्वायर से तो एल सी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो एफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एल सी आ जाएगा। ठीक है, हमें तो सी की वैल्यू निकालनी है, तो एक काम करते हैं, सी को उधर लेके जाते हैं। ठीक है, ये जो सी है ना इसको इधर लेके आते हैं और जो एफ स्क्वायर है उसको नीचे लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखना सी की वैल्यू कितनी आएगी, 1/4 पाई स्क्वायर एल एफ स्क्वायर। ठीक है, अब सबकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि सबकी वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में हमको गिवन दे रखी है। ठीक है, तो सबकी वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा, इन सबको सॉल्व करने के बाद जो सी आएगा ना, सी की वैल्यू आएगी 50 × 10⁻⁻6 एफ। तो सी इक्वल्स टू 10⁻⁻6 को हम क्या लिखते हैं, माइक्रो लिख सकते हैं। ठीक है, तो सी इक्वल टू 50 माइक्रो फैराड आएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे क्या दे रखा है, 5 हेनरी है। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 80 माइक्रो फैराड है, यहाँ पे कितना है, 40 ओम है। ठीक है, मतलब सबके लिए, इसके लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, इसके लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रखी है, इसके लिए इंडक्टेंस की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो ये बोल रहा है हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी, सोर्स की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अगर ये क्या होंगे, रेजोनेंस में होंगे, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होती है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल्स टू 1/2 पाई रूट के अंदर एल सी होता है। ठीक है, एल की वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है, इन सबको सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इन सबको सॉल्व करने के बाद लास्ट में हमारे पास जो आंसर आएगा वो 8 किलो हर्ट्ज आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ऑब्टेन द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एंड एम्पलीट्यूड ऑफ करंट रेजोनेंस। ठीक है, सबसे पहले ध्यान से देखो, इम्पीडेंस का मतलब क्या होता है, जेड की वैल्यू निकालनी है। तो अगर ना इसके लिए रेजोनेंस के टाइम पे अगर हमें जेड की वैल्यू निकालनी होगी तो रेजोनेंस के टाइम पे जो जेड होता है ना वो किसके इक्वल होता है, इसी के तो इक्वल होता है ना, जेड किसके इक्वल होता है, आर के इक्वल होता है ना, अगर वहाँ पे रेजोनेंस होगा। ठीक है, क्योंकि एक्सएल माइनस एक्सी तो दोनों जीरो हो जाएंगे, रूट के अंदर आर स्क्वायर बचेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो जेड की वैल्यू क्या आएगी, आर आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब 40 ओम क्या होगा यहाँ पे, इम्पीडेंस होगा। ठीक है, उसके बाद ना हमें करंट की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे रेजोनेंस के टाइम पे जो करंट होगा ना उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो करंट कौन सा निकालना है, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ करंट का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम पीक वैल्यू निकालनी है करंट की, जैसे ये है ना यहाँ पे। ठीक है, ये एसी सोर्स है। ठीक है, ये पीक वैल्यू निकालनी है, मतलब हमें आई नॉट की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। ठीक है, तो आई नॉट होता है, आई नॉट किसके इक्वल होता है, ई नॉट बाई जेड के इक्वल होता है। इसका मतलब जो ईएमएफ होगा उसकी भी हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना वहाँ पे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में ध्यान से देखना, क्वेश्चन में हमको ना टोटल वोल्टेज दे रखा, टोटल मतलब यहाँ पे जो वी आर एम एस है ना इसकी वैल्यू दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, ई आर एम एस की वैल्यू। ठीक है, वी आर एम एस या ई आर एम एस। ठीक है, तो उसकी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो ई आर एम एस यहाँ पे देखना, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, ठीक है, ई आर एम एस किसके इक्वल होता है, ई नॉट बाई रूट 2 के इक्वल होता है। ठीक है, अगर हमें ई नॉट की वैल्यू निकालनी है तो रूट 2 को इधर मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे ना, तो ई नॉट किसके इक्वल होगा, ई आर एम एस इंटू रूट 2, सिंपल। ठीक है, तो ई आर एम एस की तो वैल्यू हमको क्वेश्चन में दे रखी है ना, ई आर एम एस की कितनी है, 220 दे रखी है। देखो ध्यान से, अगर ना इसके लिए अगर हम वो बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे, तो इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये होता है यहाँ पे फॉर्मूला। ठीक है, तो ये जो ई होता है ना यहाँ पे, ठीक है, इस ई की बात करें कि हर पॉइंट पे अगर हमको ईएमएफ निकालना होगा तो उसके लिए फॉर्मूला, यहाँ पे कितना ईएमएफ होगा, यहाँ पे कितना ईएमएफ होगा, हर पॉइंट में अगर ईएमएफ निकालना होगा तो यहाँ पे हम एंगल की वैल्यू पुट करते रहेंगे। ठीक है, और सारी वैल्यू सॉल्व करने के बाद हमारे पास उस पॉइंट के लिए ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, ई नॉट ना पीक वैल्यू होती है, पीक वैल्यू मतलब ये वाली वैल्यू। ठीक है, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको ई नॉट बोला जाता है। ठीक है, हमें तो ई आर एम एस निकालना है। ई आर एम एस बोलने का मतलब होता है कि हमारे पास जो फुल साइकिल होगा ना उसके लिए जो टोटल ई एम एफ होगा वो निकालना है हमको। ठीक है,
चलो एवरेज मतलब कितना होगा, ठीक है, एवरेज कितना होगा, मतलब इसका एवरेज बोलने का मतलब ये कि मान के चलो कि अगर यहाँ पे कोई 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, फिर 3 है, ठीक है, 1 है, ऐसा है, मतलब कोई नंबर है, मतलब इनका एवरेज निकालना है कि मतलब कितना होगा। कोई 2 रोटी खा रहा है, 4 रोटी खा रहा है, 6 खा रहा है, फिर अगले दिन 8 खा रहा है, फिर 3 खा रहा है, फिर अगले दिन 1 रोटी खा रहा है। एवरेज बताना है कितनी रोटी, मतलब एवरेज एक दिन में कितनी रोटी खा लेगा, ठीक है। वैसे फिक्स नहीं है ना, क्योंकि चेंज हो रहा है, पर अगर हम एवरेज निकालेंगे ना तो हम ये बता रहे हैं कि यहाँ पे ना मतलब कितनी रोटी बनानी पड़ेगी, मतलब हर दिन का कितना बन रहा है उसका, ठीक है। तो इन सबको प्लस करते हैं, डिवाइड करते हैं, जितने ये नंबर होंगे यहाँ पे, ठीक है। पर ये तो कंटिन्यूस है ना, जब कोई चीज़ कंटिन्यूस होती है, ये कंटिन्यूस नहीं है ना, 2 के बाद सीधा 4 आ रहा है, 2 और 4 के बीच में तो इन्फिनिटी नंबर्स है ना, तो उन सबको छोड़ के 4 आ रहा है, तो कंटिन्यूस नहीं है, डिस्क्रीट है। तो कंटिन्यूस नहीं होगा, जब डिस्क्रीट होता है ना तो उस टाइम पे सीधा प्लस करो, डिवाइड कर दो जितने नंबर है। पर यहाँ पे तो कंटिन्यूस है, कहीं पे टूट नहीं रहा है ना, ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, एकदम कंटिन्यूस है EMF, ठीक है। तो उस टाइम पे ना यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, ऐसे एवरेज करने के बजाय हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं वहाँ पे, ठीक है। और ये हमने किया भी है वहाँ पे, ठीक है, जब हमने ERMS निकालना है तो हमने किया है वहाँ पे, ठीक है। तो मतलब हमने रूट मीन स्क्वायर होता है ना, RMS का मतलब रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर हमने किया है, ठीक है, हमने हीट वाले फॉर्मूले से निकाला था ना, ठीक है, I2RT वाले से, ठीक है। तो स्क्वायर तो उसी टाइम हो गया था, ठीक है। मीन का मतलब हमने जब वहाँ पे इंटीग्रेशन किया होगा ना तो मतलब हम मीन ही कर रहे हैं वहाँ पे, और लास्ट में हम लोगों ने रूट किया होगा उसमें, ठीक है। तो ये मतलब तो E0 और ERMS में डिफरेंस पता चल गया। ERMS मतलब हम एवरेज बोल रहे हैं, ठीक है। E0 का मतलब देखो, E0 मतलब होता है पीक वैल्यू, समझ लो ये E0 है, ठीक है, जिस दिन उसने सबसे ज़्यादा रोटी खाई होगी, E0, ठीक है। उसके बाद ERMS का मतलब होता है कि एवरेज कितनी रोटी खाएगा, एक दिन का कितना बन रहा है उसका। तो एक दिन का मान लेते हैं यहाँ पे कि 4.2 बन रहा है, ठीक है। तो इतनी रोटी एक दिन की बन रही है उसकी, ठीक है। तो ERMS कितना होगा 4.2, E0 की जगह में कितना रखेंगे हम लोग 8 रखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे, तो मतलब मेन चीज़ ये कि हमको I0 निकालना है। तो I0 किसके इक्वल होगा, E0/Z के इक्वल होगा ना, और Z किसके इक्वल था 40 के इक्वल था, ठीक है। और E0 का फॉर्मूला क्या बन रहा है ERMS√2, ठीक है। और ERMS कितना दे रखा क्वेश्चन में 230, ठीक है। हाँ, तो 230 और यहाँ पे क्या बन जाएगा √2 बन जाएगा। तो यहाँ पे ना I0 की वैल्यू आ जाएगी, I नहीं निकालना, I0 निकालना है, पीक वैल्यू निकालनी है करंट की, एवरेज वैल्यू नहीं निकालनी है करंट की, ठीक है। तो ये I0 की वैल्यू क्या होगी E0/Z, ठीक है। E0 को क्या लिख सकते हैं ERMS इंटू √2, डिवाइड में कितना आ जाएगा 40, फिर इन सबको डिवाइड करेंगे तो 8.07 आ रहा है। इसका मतलब इसको 8.1 भी लिख सकते हैं। I0 की वैल्यू कितनी होगी 8.1 एम्पियर, √2 की वैल्यू 1.44 पुट करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो आंसर ये आएगा, ठीक है। उसके बाद देखना इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों के लिए हमें ERMS की वैल्यू निकालनी है। तो ERMS का फॉर्मूला क्या होता है IRMS इंटू XL। वैसे दोनों का जो दोनों की जो वैल्यू होगी ना ERMS की वो सेम आएगी, ठीक है, क्योंकि ना ये रेजोनेंस में चल रहा है सर्किट, ठीक है, रेजोनेंस में चल रहा है। इसका मतलब इंडक्टर के लिए ERMS, कैपेसिटर के लिए ERMS, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। तो इंडक्टर के लिए जब हम ERMS करेंगे तो ERMS इक्वल टू क्या होता है V इक्वल्स टू क्या होता है IR होता है ना। तो ERMS इक्वल टू IRMS इंटू XL, क्योंकि इंडक्टर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या आएगा XC आएगा, ठीक है। चलो, तो IRMS को क्या लिख सकते हैं I0/√2 ना, I0 की वैल्यू तो हमने निकाल दी है यहाँ पे। I0 की वैल्यू कितनी आई है, ठीक है, ये रही 8.1, ठीक है। तो इसकी जगह में कितना रखेंगे हम 8.1 लिख सकते हैं, ठीक है। ये 230√2 भी लिख सकते हैं, 230√2/40 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना I0 जो होगा, I0 की वैल्यू पुट करने के बाद, ठीक है, सारी वैल्यू पुट करने के बाद, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करने के बाद, ठीक है, L की वैल्यू पुट करने के बाद, सब कुछ क्वेश्चन में हमको गिवन था, ठीक है। तो सब कुछ वैल्यू पुट करने के बाद ERMS की वैल्यू आ जाएगी। सेम ऐसी यहाँ पे भी ERMS इक्वल टू क्या होगा IRMS इंटू XC होगा। IRMS को ये लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, XC को ये लिख सकते हैं, ठीक है। सबको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे ERMS आएगा 143.7 वोल्ट आएगा, और यहाँ पे भी वही आया था 143.7 वोल्ट, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे दोनों की EMF की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम रेजिस्टेंस के लिए ERMS निकालेंगे IRMS इंटू R की वैल्यू कितनी है 40 है, ठीक है। IRMS क्या है यहाँ पे I0/√2, I0 की वैल्यू कितनी थी 23√2 और डिवाइड में कितना था 4 था, ठीक है। तो यहाँ पे √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 4 से 40 कैंसिल हो जाएगा 10 बार, ठीक है। तो ERMS कितना आ जाएगा 230 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहे हैं नेट EMF निकालना LCR सर्किट के। तो ध्यान से देखो, क्योंकि रेजोनेंस में चल रहा है ना, रेजोनेंस के लिए जो नेट EMF होगा वो रेजिस्टेंस वाले के तो बराबर होगा ना, क्योंकि दोनों का तो वैसे भी सॉल्व करके 0 आएगा, ठीक है, इंडक्टर के लिए और कैपेसिटर के लिए, ठीक है। फिर भी अगर हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो EL माइनस EC, EL के लिए आया था, EC के लिए आया था, ठीक है, ER के लिए आया था, दोनों बराबर है, क्योंकि माइनस करके 0 स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा। तो रूट के अंदर 230 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो E आ जाएगा 230 वोल्ट, ठीक है।
उसके बाद पावर निकालनी है, एवरेज पावर निकालनी है। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई होता है। ये डेरिवेशन भी हमने किया था, ठीक है। ई आर एम एस की वैल्यू ये है, आई आर एम एस की क्या होती है, आई नॉट बाई रूट टू, ठीक है। कॉस फाई, फाई की वैल्यू कितनी यहाँ पे 0, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखना ये दोनों तो इक्वल है तो 0 आ जाएगा। तो नेट जो यहाँ पे हमारे पास निकला है करंट, ठीक है, मान लेते जो ई एम एफ है उसकी वैल्यू इधर है, ठीक है, वो ई एम एफ इसके साथ कितना एंगल बनाएगा, ई एल के साथ कितना बनाएगा 90, इसी के साथ कितना बनाएगा 90, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या इक्वल है तो 0 हो जाएगा ना, ठीक है। और इसके लिए डायरेक्शन जो नेट था वो किस डायरेक्शन में आ रहा था, इसी डायरेक्शन में आ रहा था, ठीक है। तो 0 हो जाएगा ना फाई की वैल्यू, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है। आई नॉट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, आई नॉट की वैल्यू हमने निकाली थी 23 रूट टू बाई 4, रूट टू से रूट टू कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो पावर जो होगा ना वो क्या आ जाएगी 1322.5 वाट आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, इज कनेक्टेड टू एन एसी सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ठीक है। मतलब ये फ्रीक्वेंसी हमको दे रखी है और ये वोल्टेज हमको दे रखा है, ठीक है। फाइंड आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट, करंट की हमको क्या निकालनी है, आर एम एस वैल्यू निकालनी है। सिंपल है, यहाँ पे आई आर एम एस किसके इक्वल होता है, ई आर एम एस बाई आर के इक्वल होता है ना। ई आर एम एस की वैल्यू क्वेश्चन में हमको दे रखी है ये रही, ठीक है। रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 10 ओम, तो डिवाइड करेंगे आंसर ये आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकालना। देखो आई आर एम एस तो किसके इक्वल होता है, यहाँ पे ई आर एम एस बाय आर के इक्वल होता है, क्योंकि ई आर एम एस तो ये दे रखा है ना, डिवाइड में क्या आ जाएगा आर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जो आई एवरेज होता है ना, इसका फॉर्मूला क्या था, आई एवरेज के लिए भी हमने डेरिवेशन किया था। एक तो रूट मीन स्क्वायर वाली वैल्यू ये हाफ साइकिल के लिए थी, ठीक है। आई एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 आई नॉट बाई पाई आ जाएगा, ठीक है। ये हमने डेरिवेशन किया था वहाँ पे, ठीक है। आई आर एम एस किसके इक्वल, तो आई नॉट बाई रूट टू के, आई नॉट की जगह में अब क्योंकि ना देखो यहाँ पे ना हमको आई नॉट की वैल्यू गिवन नहीं है ना, तो आई नॉट को हम क्या करेंगे हटाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो आई नॉट को क्या लिख सकते हैं, आई आर एम एस इंटू रूट टू लिख सकते हैं, तो इसकी जगह हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब आई एवरेज कितना आएगा 44 रूट टू डिवाइड में क्या आ जाएगा पाई, ठीक है। उसके बाद ना करंट के लिए फंक्शन लिखना है यहाँ पे। करंट के लिए फंक्शन क्या होगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट की वैल्यू तो हमको पता है कितना है 22 रूट टू है यहाँ पे, ठीक है। ये आई नॉट की वैल्यू है, ठीक है। साइन 2 पाई, यहाँ पे ध्यान से देखना जो ओमेगा होता है ना, ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ लिख सकते हैं ना। अब क्वेश्चन में हमको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी दे रखी थी 50 दे रखी थी, 50 हर्ट्स दे रखी थी, ठीक है। तो इसका मतलब साइन 2 पाई एफ की जगह में 50 इंटू टी, ठीक है। तो ये आई के लिए फंक्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों का होमवर्क है। एन ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ ऑफ 110 वोल्ट 100 हर्ट्ज इज अप्लाइड टू एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 50 हेनरी, ठीक है। फाइंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। देखो यहाँ पे सिर्फ क्या कनेक्ट कर रखा, इंडक्टर कनेक्ट कर रखा, बाकी ना रेजिस्टेंस है यहाँ पे ना कैपेसिटर है, ठीक है। सिर्फ क्या लगा रखा, इंडक्टर लगा रखा। तो इंडक्टर के लिए वो बोल रहे ईएमएफ की वैल्यू कितनी है, यानी कि जो ईआरएमएस है उसकी वैल्यू कितनी 110 वोल्ट है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे इंडक्टेंस की वैल्यू यानी कि एल की वैल्यू भी दे रखी है, ठीक है। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। आई आरएमएस किसके इक्वल होता है, ई आरएमएस डिवाइड में क्या होता है रेजिस्टेंस ना, ठीक है। तो रेजिस्टेंस किसका होगा, सिर्फ इंडक्टर का होगा, यानी कि यहाँ पे डिवाइड में क्या आ जाएगा एक्सएल आ जाएगा। एक्सएल को क्या लिख सकते हैं ओमेगा एल, ओमेगा एल को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं 2 पाई एफ ना। तो 2 पाई यहाँ पे एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। एल की वैल्यू भी दे रखी है ये रही, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है यहाँ पे, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखना अगर हमें एक्सएल निकालना होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, आई आर एम एस का इक्वल टू ई आर एम एस डिवाइड में क्या होता है एक्सएल होता है, ठीक है। ई आर एम एस की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 110 दे रखी है, तो इसकी जगह में क्या आएगा 110 आएगा। एक्सएल को क्या लिख सकते हैं ओमेगा एल, ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी 2 पाई एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी, ठीक है। 2 पाई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है, एल की वैल्यू दे रखी है, सबको सॉल्व करने के बाद आई आर एम एस आ जाएगा, ठीक है। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट जो होती है आई एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, आई एवरेज इक्वल्स टू क्या होता है 2 आई नॉट बाई पाई होता है। आई नॉट की वैल्यू तो हमको पता ही नहीं है, तो जो आई नॉट होगा ना इसको आई आर एम एस में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो जो आई आर एम एस होता है ना इसकी वैल्यू क्या होती है आई नॉट बाई रूट टू होती है ना। तो आई नॉट को क्या लिख सकते हैं आई आर एम एस इंटू रूट टू लिख सकते हैं ना। तो इक्वल्स टू 2 इंटू आई आर एम एस इंटू रूट टू डिवाइड में क्या आएगा पाई, फिर ठीक है। इन सबको सॉल्व करने के बाद आई आर एम एस तो आ गया ना हमारा, इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में आई आर एम एस आ गया। आई आर एम एस रूट टू की वैल्यू 1.44 और पाई की वैल्यू क्या रखेंगे 3.17।
और जो पाई होगा ना इसकी जो वैल्यू कितने रखेंगे 3.14 रखेंगे। ठीक है, तो इन सबको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, आई एवरेज की वैल्यू आएगी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ करंट कैसे निकालेंगे, जैसे हमने इसमें निकाला था आई इज इक्वल टू क्या होता है आई नॉट की वैल्यू तो हमने निकाली दी है। ठीक है, आई नॉट की वैल्यू जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो वहाँ पे आई नॉट की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो क्या आएगी इक्वेशन ऑफ करंट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन, ठीक है, ओमेगा टी होता है ना, ओमेगा को लिख सकते हैं 2π/f/t और एफ की वैल्यू एफ की जगह में क्या आएगा यहाँ पे 100 आएगा, जैसे यहाँ पे 50 है ना उसकी जगह में 100 आएगा। ठीक है, इस 50 की जगह में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ इलेक्ट्रिक लैम्प विच रन्स ऑफ 80 वोल्ट। ठीक है, यानी कि करंट की वैल्यू, तो एक इलेक्ट्रिक लैम्प है जो 80 वोल्ट के करंट में चल रहा है, डीसी कंज्यूम 10 एम्पियर, जो डायरेक्ट करंट है ना उसके लिए वैल्यू कितनी दे रही है 10 एम्पियर दे रही है। जो डीसी करंट होता है ना वो किसकी वैल्यू होती है IRMS की तो वैल्यू होती है ना। इट इज़ कनेक्टेड टू 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज मेन सप्लाई। ठीक है, द करंट रिमेन द सेम, कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ द चोक कॉइल। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि ना 80 वोल्ट का अगर हमने डीसी लगा रखा है ना तो उसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर का। 80 वोल्ट मतलब ERMS की वैल्यू दे रही है, 10 एम्पियर का मतलब दे रखा है IRMS की वैल्यू दे रही है। ठीक है, लेकिन ना जब हमने इसको 100 वोल्ट के 50 हर्ट्ज के मेन सप्लाई से कनेक्ट किया, मतलब बोलने का मतलब आपके बार AC से कनेक्ट कर रहे हैं। जब DC से कनेक्ट किया था तो करंट इतना था, लेकिन जब AC से कनेक्ट किया तो वहाँ पे बोले करंट तो सेम है यहाँ पे। तो कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, इंडक्टेंस मतलब L की वैल्यू निकालनी है। अगर ना DC से कनेक्ट किया जिसके लिए वैल्यू ये है और AC से कनेक्ट किया जिसकी वैल्यू ये, अगर करंट दोनों के लिए सेम होगा तो बताना है यहाँ पे L की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, चलो देखो R क्या होगा 80/10। ठीक है, R क्या होता है यहाँ पे V/I होता है ना, और V की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 और डिवाइड 80 और डिवाइड में कितना आएगा 10। DC के लिए निकाल रहे हैं हम रेजिस्टेंस की वैल्यू। ठीक है, R कितना होगा 80/10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 8 ओम आ जाएगा। ठीक है, Z यानी कि जो इम्पिडेंस होगा वो क्या होगा V/I होगा। ठीक है, V कितना है यहाँ पे 100, I कितना है यहाँ पे 10 है। ठीक है, तो दोनों को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 10 ओम आएगा। ठीक है, मतलब ना ध्यान से देखना, पहले हम DC के लिए रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, फिर AC के लिए रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। AC के लिए तो हम लोग Z लिखते हैं ना यहाँ पे, तो Z किसके इक्वल होगा V/I के। V तो उन्होंने दे रखा है 100 ओम का, ये रहा। AC के लिए कितना है 100 ओम है। ठीक है, आई देखना, आई भी 10 एम्पियर होगा ना, क्योंकि उन्होंने बोला करंट सेम है दोनों के लिए। ठीक है, तो दोनों के लिए पहले रेजिस्टेंस निकाले, V/R होता है ना। ठीक है, सॉरी V/I होता है ना, V कितना 80। ठीक है, और जो I होगा वो कितना 10 है। ठीक है, इसमें कितना होगा 100/10, जो रेजिस्टेंस होगा वो अलग अलग आ सकता है क्योंकि रेजिस्टेंस सेम नहीं है, करंट सेम है दोनों के लिए। ठीक है, तो ये Z की वैल्यू आ जाएगी। तो जो Z होगा ना वो किसके इक्वल होगा, रूट के अंदर XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। क्योंकि देखो वहाँ पे जो कॉइल होगी ना उसमें रेजिस्टेंस भी होता है। ठीक है, और इंडक्टेंस भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैपेसिटर नहीं होगा बस। ठीक है, तो कैपेसिटर नहीं होगा तो उसको 0 लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो XL का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, R की वैल्यू तो हमने निकाल दिया है। ठीक है, तो रूट का अगर हम रूट को हटाएंगे तो इधर स्क्वायर होता है, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 इक्वल टू XL का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखना 8 का स्क्वायर 64, तो इधर माइनस में आएगा, 100 में 64 को माइनस करेंगे 36। इसका मतलब जो XL होगा ना 6 ओम आएगा। XL नहीं निकालना था हमको निकालना था L। ठीक है, तो XL को क्या लिख सकते हैं 2πfL। ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो दे रही है उन्होंने 50। ठीक है, अब L निकालेंगे इन सबको डिवाइड में ले जाके, तो L की जो वैल्यू आएगी वो 0.02 हेनरी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रजिस्टर ऑफ 200 ओम एंड अ कैपेसिटर ऑफ 15 माइक्रोफेरेड इज कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस दे रखा है, एक कैपेसिटर है जिसके लिए क्या दे रखा है कैपेसिटेंस दे रखा है, इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, कितना सप्लाई दे रखा है 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। हमको क्या निकालना, करंट निकालना सर्किट का। ठीक है, तो सर्किट का जो करंट होता है आई इज इक्वल टू क्या होता है V/Z होता है ना। ठीक है, Z की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। Z की वैल्यू क्या होती है रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों के लिए दे रखा उन्होंने R की वैल्यू ये और XC की वैल्यू ये दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, तो R की वैल्यू कितनी दे रखी थी क्वेश्चन में 200 ओम दे रखी है। XC का फॉर्मूला क्या होता है 1/ω/C होता है ना। ठीक है, तो ओमेगा को क्या लिख सकते हैं 2πfc। ठीक है, तो इन सबको सॉल्व करेंगे ना तो आंसर कितना आएगा XC का 200 ओम आएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी उन्होंने दे रखी है ना, C की वैल्यू भी उन्होंने दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, 15, यहाँ पे देखो 15 माइक्रोफेरेड दे रखी है। ठीक है, तो सबको सॉल्व करने के बाद XC की वैल्यू भी यही आएगी यहाँ पे। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो Z की वैल्यू कितनी आएगी 200, रूट के अंदर क्या आएगा √2। ठीक है, रूट के अंदर क्या आएगा 2 आएगा।
तो आई क्या होता है, वी बाय जेड होता है ना, ठीक है। तो वी की वैल्यू कितनी, यहाँ पे क्वेश्चन में देखना कितना वोल्टेज था 220 वोल्ट ना, तो ऊपर क्या आएगा यहाँ पे, अगर हम आई को सॉल्व करेंगे ना, आई के लिए क्या आएगा, ऊपर आएगा 220, नीचे क्या आएगा जेड, जेड की वैल्यू कितनी है 200√2 है, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आई की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 1.1 और डिवाइड में कितना आ जाएगा √2, ठीक है। तो ये आई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो करंट फाइंड करने के बाद वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर एंड कैपेसिटर, ठीक है। जो रजिस्टर और कैपेसिटर है दोनों के लिए वोल्टेज निकालना है, क्योंकि करंट की वैल्यू हमने दोनों के लिए निकाल दी, दोनों सीरीज में, तो उस टाइम पे दोनों के लिए जो वोल्टेज होगा वो अलग अलग होगा, लेकिन जो करंट होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो करंट दोनों के लिए कितना होगा, यही होगा, ठीक है। लेकिन वोल्टेज अलग अलग होगा ना, वही वोल्टेज निकालना है हमको, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के लिए जो वोल्टेज होगा ना, ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर ना, आई की वैल्यू तो हम यही पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के लिए रेजिस्टेंस कितना है 200 ओम, ठीक है। तो देखो क्योंकि करंट सेम है, वोल्टेज भी ये भी सेम है, रेजिस्टेंस भी सेम है दोनों के लिए, कैपेसिटी के लिए भी तो वही है 200 ओम है ना। तो 200 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 200 की फिर इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों के लिए जो वोल्टेज होगा वो भी अब की बार सेम आ रहा है, ठीक है। तो देखो वोल्टेज किसी किसी कंडीशन में सेम आ सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सेम नहीं आएगा, पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम ही आएगा, ठीक है। तो दोनों के लिए हमको सॉल्व करना पड़ेगा, शुरू में हम लोग ये लेट नहीं कर सकते कि दोनों के लिए जो ईएमएफ होगा या जो वोल्टेज होगा सेम होगा, ठीक है। वो सॉल्व करके पता चलेगा मतलब यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो दोनों के लिए वोल्टेज होगा ना, वो कितना आ जाएगा 220/√2, ठीक है। इधर भी कितना आएगा 220/√2 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, कैपेसिटर के लिए क्या दे रखा है यहाँ पे, कैपेसिटेंस दे रखा है, 100 ओम रेजिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। और इंडक्टर के लिए क्या दे रखा है, एल दे रखा है, यानी कि इंडक्टेंस दे रखा है। इस कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर रखा है, एसी सोर्स से कनेक्ट कर रखा है। एसी सोर्स से कनेक्ट करने के बाद रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालनी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 रूट के अंदर एल सी होता है, ठीक है। तो उन्होंने एल की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे सी की वैल्यू दे रखी है। सबको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होगी ना, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा 40 हर्ट्ज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस जो दे रखा था उसका काम भी नहीं है, यहाँ पे आर का यूज़ नहीं है मतलब, ठीक है। सिर्फ इसका और इसका यूज़ है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर फैक्टर ऑफ LCR सर्किट इज 0.5, पावर फैक्टर की वैल्यू दे रखी है, पावर फैक्टर मतलब cos फाई की वैल्यू दे रखी है। व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, जो वोल्टेज और करंट है ना दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, मतलब फाई की वैल्यू निकालनी, एंगल निकालना है, वो कितना होगा। cos फाई कितना 0.5, ठीक है। अगर इसको डिवाइड करेंगे मतलब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 1/2 आएगा, 0.5 या 1/2 एक ही होता है, ठीक है। cos की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है, cos 60 में होती है ना, इसका मतलब फेज डिफरेंस कितना होगा 60 होगा, ठीक है। तो फेज डिफरेंस यानी कि जो फाई होगा ना, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री आ जाएगी।